आज हम देखने वाले हैं साल 2003 में आई थ्रिलर एडवेंचर मूवी द बोर्न स्नेचर। मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है जिसे देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। कहानी की शुरुआत अफ्रीका के नाबी डेजर्ट से होती है। यहाँ पर हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक जगह का पता लगाया था। उनका मानना था कि यहाँ पर एक खजाना है। दरअसल ये लोग एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम किया करते थे। इनका काम ही दबे हुए खजाने और हीरो को ढूंढना था और इसीलिए ये तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक बड़े से अंडे के आकार की चट्टान मिलती है। जब पॉल उस चट्टान पर हथौड़ा मारता है तो वो चट्टान टूट जाती है और उसके अंदर से एक बड़ा सा क्रीचर निकलकर इन तीनों को मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें एक शहर में एक लैब को दिखाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैक अपने साथी साइंटिस्ट के साथ एक क्रू की मदद कर रहा था जो कि एक रूम में फंसे हुए थे और उस रूम का टेम्परेचर -100 पहुंचने वाला था, जिससे जैक अपनी सूझबूझ से कंट्रोल करके उस क्रू की जान बचा लेता है। जिसके बाद जैक का बॉस उसके पास आकर उसे फील्ड पर जाकर कुछ ढूंढने का काम देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उसी रेगिस्तान में पहुंच जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपनी छोटी सी दुकान लगाकर बैठा था। वो बूढ़ा उसे कोल्ड ड्रिंक कैन देता है। ये सब देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है कि इस मंजर रेगिस्तान में उसे कुछ तो मिला। अब थोड़ी देर में जैक को रिसीव करने के लिए कमांडर कार्ल आता है और उसे वह अपनी कंपनी के बेस पर ले जाता है। बेस के काउंटर पर उसे मिकी के साथ उसका दोस्त जैक मिलता है। अब मिकी जैक का पासवर्ड लेकर उसके सामान की जाँच करती है, जिसमें उसे जैक की मशीन एक चार्ली मिलती है जो कि एक ट्रैकर था। अब चेकिंग के दौरान ही कार्ली का एक फ्रेंड टाइटस भी अंदर आता है जिसके पास एक मरा हुआ सांप था। खैर, अब जैक की एंट्री करने के लिए मिकी एक बुक ढूंढती है जिसे कि जॉन अपनी पैंट में रख लेता है। अब उसकी इस गलती के लिए जैक जॉन को मारकर उसके बेहोश कर देता है और मिकी वह डायरी लेकर वहां से निकल जाती है। अब थोड़ी देर में जैक और मिकी ट्रक लेकर उन लोगों की तलाश में निकल जाते हैं जिन्हें कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि डायमंड्स की खोज के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने अपने ट्रक के ऊपर बहुत सारा फ्यूल कैरी करके रखा था क्योंकि उन्हें ढूंढने के लिए 1000 किलोमीटर तक की भटकना पड़ सकता था। कार्ल भी अपने फर्स्ट एड किट और बंदूक को लोड कर लेता है। अब यहाँ हम दो और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसमें लड़की का नाम मैगदा और लड़के का नाम करेक्टर था और ये दोनों इस ट्रक के ड्राइवर थे। सफ़र शुरू करने से पहले बूढ़ा आदमी टाइटस को एक हड्डी से बना लोकेट देता है। अब इनका सफ़र शुरू हो जाता है। काफ़ी देर भटकने के बाद मिकी को उन लोगों का ट्रक दिखता है। अब ये लोग उस ट्रक से उतरकर उनके पास जाते हैं तो इन्हें दो इंसानी कंकाल मिलते हैं। एक कंकाल के पास एक चाकू भी था जिसे देखकर कार्ल समझ जाता है कि ये पॉल की बॉडी है। ये देखकर ये समझ जाते हैं कि इनकी मौत तो यहाँ 5 से 6 घंटे के भीतर ही हुई होगी। तो इनकी बॉडी डिकम्पोज होकर कंकाल कैसे बन गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिकी पुलिस बुलाने के लिए कहती है। लेकिन कार्ल का शक उस तीसरे आदमी पर था क्योंकि यहाँ पर 2 ही लोग की बॉडी थी और यहाँ पर 3 लोग आए थे। वो सोचता है कि पक्का तीसरे आदमी ने इनको मारा होगा। तभी टाइटस उन्हें आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाता है। यहाँ पर इन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं जिन्हें ये पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। मैगदा वहीं ट्रक में थी। शुरू में इन्हें 2 ही पैरों के निशान मिल रहे थे लेकिन अब इन्हें 4 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तभी जैक का ट्रैकर एक डायरेक्शन की तरफ बीप करने लगता है, जिसके बाद सभी लोग उसी तरफ बढ़ जाते हैं। ये लोग एक शमशान जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे देखकर ये सोचते हैं कि यहाँ पर काला जादू होता होगा। टाइटस जैक को यहाँ पर किसी भी चीज़ को छूने के लिए मना करता है और टाइटस को जैसा लोकेट बूढ़े आदमी ने दिया था वैसा ही यहाँ पर कंकाल पर बना हुआ था। मेगदा वहाँ पर उन लोगों के पास ट्रक लेकर पहुँच जाती है। अब ये लोग बेस पर जाकर एक फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर भेजने के लिए सोचते हैं। तभी इन्हें रास्ते में एक कंकाल मिलता है, यानी कि वो तीसरा आदमी भी मर चुका था जिस पर कार्ल को शक था। अब कार्ल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसके साथियों को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। कार्ल मैगदा से कहता है कि हमें उस किलर को खोजना होगा जिसने इन तीनों को मारा है। अब मैगदा उसे मना कर देती है क्योंकि रात होने वाली थी। अब इन्हें रात यहीं पर गुजारनी पड़ती है। जैक को अपने साथ हुए इंसिडेंट की याद आती है कि कैसे वो ना चाहते हुए भी यहाँ पर आ गया। इनके साथ एक चीज़ की अच्छी हुई कि वो मिकी से मिल पाया। इसके बाद वो रेत पर स्केटिंग करता है जिसे मिकी देख रही थी। इसके बाद जैक की मशीन उसके पास लेकर आती है जिस वो कई देर से बीप की आवाज़ कर रही थी, जिसका मतलब था कि इस वीरान रेगिस्तान में कोई ना कोई उसके पास ही है। लेकिन जैक और मिकी और ही बातों में लग जाते हैं। अब इनको काफ़ी देर हो जाती है तो मिकी सोने के लिए ट्रक में चली जाती है लेकिन जैक वहीं पर रेत में बाहर बैठा रहता है। तभी उसका मशीन जोर जोर से बीप करने लगता है लेकिन जैक अपने आसपास देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता।
और तभी वो क्रीचर उसके सामने आ जाता है। अब जैक चिल्लाते हुए ट्रक के पास जाकर कार्ल को जगाता है। अब कार्ल अपनी टॉर्च जलाकर अपने चारों ओर देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो जैक से कहता है कि देखो तुम अफ्रीका में हो तो तुमने कोई जानवर देखा होगा, यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है। तभी मिकी उन्हें बता दिया कि हमारे साथियों के कंकाल गायब हैं। कार्ल को लगता है कि ये ज़रूर जैक ने किया होगा, लेकिन जैक कहता है कि तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है और वैसे भी मैं उन हड्डियों का क्या करूँगा। इसके बाद टाइटस उन्हें क्यूलो के बारे में बताता है, जो कि एक क्वीन थी, जो कि डायनासोर के से भी पहले से यहाँ पर है और वो सिर्फ दूसरी चीज़ों का शिकार करती है और वो सिर्फ हड्डियों को ही छोड़ती है। और ये सब बातें कार्ल को बकवास लगती हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद फिर से मशीन के बीप करने की आवाज़ें आती हैं तो कार्ल मैगदा को ट्रक उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन मैगदा उसे सुबह होने के लिए कहती है। और जब सुबह होती है तो ये लोग ट्रक से उसी जीव का पीछा करते हुए चले जाते हैं। अब एक जगह आने के बाद ये लोग चारों तरफ उसी क्रीचर को ढूंढने लगते हैं। अब वो क्रीचर उन्हें एक जगह पर दिख जाता है। अब कार्ल उसे अपनी गन से शूट कर देता है और गोली लगते ही वो क्रीचर राख की तरह बिखर जाता है। जब ये लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां कुछ भी नहीं मिलता। इन्हें यहाँ सिर्फ अपने साथियों की गायब हुई हड्डियां मिलती हैं, जिसे कार्ल अपने ट्रक में रख देता है। और जब ये लोग वहां से निकलने के लिए जैसे ही ट्रक स्टार्ट करते हैं, ट्रक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ट्रक में आग लग जाती है, जिसे मैगदा बुझा देती है। लेकिन अब ट्रक खराब हो चुका था, जिसे ठीक करने में महीनों लग जाएंगे। अब ये सभी लोग अपना रास्ता भटक चुके थे। मिक्की के रेडियो चेक करने पर इन्हें सिग्नल भी नहीं मिलता। अब ये सभी लोग यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। इन लोगों के पास एक प्लेन भी गुजरता है जिसका ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता। मैगदा इन्हें समझाती है कि हमारे पास काफ़ी खाना और पानी है, इसीलिए तुमको अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन बीत गए थे। एक दिन कर्ल इन्हें रखवाली करने के लिए टाइटस को जगाकर खुद स्लीपिंग बैग में सोने के लिए चला जाता है। तभी टाइटस को यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और वो क्रीचर कर्ट के पास जा रहा था। जिसके बाद टाइटस कर्ट को जगाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि कर्ट के फेस का एक साइड का मास्क पूरी तरह से गायब हो चुका था। जिसके बाद वो आवाज़ देकर अपने साथियों को बुलाता है। उनके आने से पहले ही वो क्रीचर छोटे पार्टिकल में बदल गया था, जो कि छोटी काली रेत की तरह दिख रहे थे। वो टाइटस को भी अपना शिकार बना लेते हैं। कार्ल अब स्लीपिंग बैग पर फायरिंग करने लगता है। वो घायल टाइटस को ट्रक में लेकर जाते हैं। गोली का उस क्रीचर पर कोई असर नहीं हो रहा था, वो इनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कार्ल वहां पर पेट्रोल छिड़क कर उसके पास आने का इंतजार करता है। मैगदा उसे आग जलाने के लिए मना करती है क्योंकि इसमें कर्ट भी जल जाता, लेकिन कार्ल मानने वाला नहीं था। तभी जैक बताता है कि वो क्रीचर वापस जा रहा है। इसके बाद सारे टाइटस को देखने लगते हैं। अब जैक ट्रक के चारों ओर पेट्रोल डालकर सभी को सेव कर लेता है क्योंकि ये क्रीचर पेट्रोल के पास नहीं आ रहा था। तभी कार्ल देखता है कि वो टाइटस के कंकाल में समाकर एक खौफनाक रूप ले लिया है। ये देखकर कार्ल उस पर हमला करता है। तब क्रीचर वहां से जाने लगता है। अब यहाँ पर कार्ल और जैक में झगड़ा हो जाता है क्योंकि जैक कार्ल को गोली चलाने से रोक रहा था। मिक्की उन्हें समझाते हुए रोकती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है। इसके बाद ये सभी लोग प्लान बनाते हैं, हम लोग पैदल ही अपने बेस में जाकर मदद लाएंगे। इस बीच मैगदा टाइटस के साथ ट्रक में ही रहेगी। अगली सुबह तीनों पैदल ही रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें सामने से एक रेत का तूफान आते हुए दिखाई देता है, जिसमें ये फंस जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद तूफान चला जाता है और ये अपने सामान को चेक करते हैं, जिसमें जैक की मशीन टूट गई थी। उन्होंने एक पेट्रोल का बॉक्स भी लिया था जिसमें ज़्यादातर रेत धस गई थी। अब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और ये अपने चारों तरफ पेट्रोल डालकर वहीं पर बैठ जाते हैं। ये तीनों यहाँ पर बैठे ही थे, तभी वो मैगदा के कंकाल में यहाँ पर आता है। उसने अपने चेहरे की जगह मैगदा का फेस लगा रखा था। पेट्रोल की वजह से वो घेरे के अंदर तो नहीं आ पाता, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ने के बाद इन्हें वहीं दोस्तों का पुराना ट्रक मिलता है जिसे लेकर वो अंडे के पास आए थे, जिसमें से सबसे पहले ये अपने लिए मदद बुलाते हैं। कार्ल अब उस अंडे के घेरा में चले जाता है। अंदर आकर ये समझ आते हैं कि ये जगह उसी क्वीन क्रीचर की है और ये चींटियों की प्रजाति का ही एक विकसित रूप है। अब इनका साथी जॉन भी इनके पास तक पहुंच गया था। वो ऊपर अपने दोस्तों की डेड बॉडीज को देखता है। अब ये तीनों भी समझ गए थे कि टाइटस की बात सही थी। अब जॉन भी उनके पास तक पहुंच जाता है। उन्हें गन पॉइंट पर लेकर अपने बाकी साथियों के बारे में पता करता है। वो जॉन को सारी सच्चाई बताते हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं आता। उसे लगता है कि उन्होंने डायमंड लेकर अपने बाकी सारे साथियों को मार दिया, इसीलिए वो उनको हथकड़ी पहनाकर अपने बेस की तरफ बढ़ता है। ये तीनों समझ चुके थे कि वो क्रीचर कितना खतरनाक है। उसे अभी नहीं रोका तो बाद में रोकना इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए कार्ल उसे पीछे से जॉन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि वो जान गया था कि वो क्रीचर अपनी एक कॉलोनी बनाना चाहता है। एक बार फिर से उसी जगह आते हैं। उनके पास एक्सप्लोजिव था जिसे कार्ल अपने पास रखता है और ये लोग उस माइन के अंदर जाते हैं। इन्हें यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था।
तभी जैक को यहाँ एक पुराना जनरेटर दिखता है जिससे उस माइन में रोशनी हो गई थी, जिसके बाद ही ये उस माइन में जाने लगते हैं। अब उस क्रीचर को भी इनके यहाँ होने की खबर लग गई थी। कार्ल उस क्रीचर को देखकर आगे बढ़ने लगता है और मिकी और जैक उसको देखकर रोक रहे थे। अब जैक उस क्रीचर का ध्यान भटकाता है और ये देखकर क्रीचर उसका पीछा करता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। अब मिकी कार्ल को उठाकर उस गड्ढे के पास आती है। अब कार्ल मिकी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता ही है कि तभी वो क्रीचर उस कार्ल का पैर पकड़कर उस गड्ढे में खींच लेता है। कार्ल उनसे अपना हाथ छुड़ाकर लिक्विड एक्सप्लोजिव से अंदर जाकर उस क्रिएचर को भी मार देता है। जैक और मिकी विस्फोट से बचते हुए माइन के दूसरे हिस्से में आ जाते हैं, जहां पर उन्हें रानी की कोकून जैसी कुछ चीज दिखती है। इस जगह के चारों तरफ क्रीचर आकर यहाँ को घेर लेता है इन सबको। जैक ये बात समझ आता है कि ये कोकून ही इस जगह को कंट्रोल करता है। अब जैक अपने दोस्तों को याद करते हुए इस कोकून में चाकू मार देता है, जिससे वो सारे क्रीचर मर जाते हैं और ये माइन भी कोलैप्स हो जाती है। माइन के कोलैप्स होने से पहले ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर देखते हैं कि उन क्रीचर ने जहाँ पर जॉन को भी मार दिया था। मूवी के आखिर में हम जैक और मिकी को टैक्सी का इंतजार करते हुए देखते हैं, क्योंकि मिकी का काम अब यहाँ पर पूरा हो चुका था। अब जैक मिकी का सामान गाड़ी में रखकर उसको गाड़ी में बैठा देता है। अब मिकी के सामान में हम देखते हैं कि रानी का एक कोकून उसके सामान में था। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।